सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम में कई सारी डिवाइसेज एक साथ काम करती रहती हैं और इनका काम ये होता है कि जब कहीं पे कोई इमरजेंसी होती है, कहीं पे स्मोक डिटेक्ट होता है, कहीं पे फायर होता है, तो उन्हें डिटेक्ट करके ये कंट्रोल पैनल को इंडिकेशन देती हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल जो हमारे फ्लैशर्स और हूटर लगे होते हैं उन्हें एक्टिवेट करके और लोगों को वार्न करता है। दोस्तों, जो अलार्म एक्टिवेट होता है, जो सिग्नल भेजा जाता है कंट्रोल पैनल को, वो या तो ऑटोमेटिकली जा सकता है या फिर मैनुअली उसे भेजा जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली में जैसे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, उसने स्मोक डिटेक्टर ने कहीं पे स्मोक ऑब्जर्व किया या फिर हीट डिटेक्टर ने हीट ऑब्जर्व किया तो वो इंडिकेशन भेज देगा कंट्रोल पैनल को। या फिर जो मैनुअल तरीका है वो फायर अलार्म जो हमारा एक्टिवेशन डिवाइस होता है, जिसे हम मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं, MCP, या फिर जो पुल स्टेशन होते हैं उनको आप ब्रेक करके या फिर पुल करके आप मैनुअली सिग्नल कंट्रोल पैनल को भेज सकते हैं। किसी भी तरह की बिल्डिंग, कमर्शियल, रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हो, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो आपके फायर अलार्म सिस्टम है उसके सारे कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स हैं, एक साथ और सही तरीके से काम करने चाहिए। तभी आप लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे भी बताया कि ये पूरा वीडियो इंडियन स्टैंडर्ड 2189 पे बेस्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड जो 2189 है, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसको फोकस में रख के बनाया गया है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखना चाहते हैं तो NFPA 72 नेशनल फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग कोड को आप प्रेफर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। फायर अलार्म सिस्टम का यूज लाइफ और प्रॉपर्टी सेव करने के लिए किया जाता है। ये किस तरीके से सेव करता है? सबसे पहले फायर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा जो है वो जो ऑक्यूपेंट हैं बिल्डिंग के, उन्हें अलर्ट कर देता है ताकि वो टाइम रहते बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सकें। तीसरा जो है, जो इससे रिलेटेड पर्सनल्स हैं, जो जिन्हें एक्शन लेना है, अगर कोई फायर होती है या फिर कोई मिसहैपनिंग होती है तो जिन्हें एक्शन लेना है उन्हें ये नोटिफाई करता है। चौथा जो है, जो बिल्डिंग में ऑक्सिलरी फंक्शंस लगे हुए हैं, जैसे स्मोक कंट्रोल होता है, वेंटिलेशन फैंस होते हैं, लिफ्टिंग होमिंग होता है, जैसे लिफ्ट ऑटोमेटिक आके एक फ्लोर पे रुक जाएगी और उसके दरवाजे खुल जाते हैं, तो इस तरीके का भी सिग्नल देता है ये। पांचवा जो है, आइडेंटिफाइंग एंड गाइडिंग फायर फाइटर्स, तो फायर फाइटर्स को ये गाइड करता है कि लोकेशन क्या है। तो ये सब फायदे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के। अब देखेंगे बेसिक फायर अलार्म सिस्टम कंपोनेंट्स। तो फायर अलार्म सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। दूसरा होता है अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइसेस या फिर एक्टिवेशन डिवाइस या ट्रिगर डिवाइस भी बोलते हैं जिन्हें। तीसरा होता है फायर नोटिफिकेशन डिवाइसेस। चौथा होता है प्राइमरी पावर सप्लाई और पांचवा होता है बैकअप सप्लाई। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसलिए इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो है फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइसेस। फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कंट्रोल पैनल को जिसके थ्रू सिग्नल मिलता है या सिग्नल भेजा जाता है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, मैनुअल हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक हो सकता है। तो मैनुअल में जो हमारे MCP या मैनुअल कॉल पॉइंट पुल स्टेशन हैं, ये ग्लास ब्रेक होते हैं, पुल टाइप होते हैं, पुश टाइप होते हैं, तो इन्हें आप एक्टिवेट करके और सिग्नल भेज सकते हैं अपने पैनल को। दूसरा जो है ऑटोमेटिक इनिशिएटिंग डिवाइसेज होता है। इसमें जैसे कि हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, हीट, फ्लेम या स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, या फिर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगे होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वाटर फ्लो की वजह से वाटर फ्लो स्विच एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल कंट्रोल पैनल को भेजता है। तीसरा जो है वो फायर नोटिफिकेशन डिवाइसेज होते हैं। जब कंट्रोल पैनल को सिग्नल मिलता है कि कुछ हुआ है, फायर हुई है, स्मोक हुआ है या फिर हीट सेंस हुई है किसी जगह पे, और जब पैनल को ये सिग्नल मिलता है तो वो क्या करता है, नोटिफिकेशन डिवाइसेज होती हैं जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, स्टॉप्स होती हैं, लाइटें, हॉर्न्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं बहुत सी जगहों पे, RI होता है यानी कि रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स, और साउंडर्स होते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन डिवाइसेस हैं। तो कंट्रोल पैनल इन्हें एक्टिवेट कर देता है ताकि जो उस जगह पे रहने वाले लोग हैं, जो उस बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट हैं, उन्हें पता चल सके कि कहीं पे फायर हुई है। चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो प्राइमरी पावर सप्लाई। तो ऑब्वियसली पैनल को चलाने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है और ये 120 से 240 वोल्ट के बीच में होता है। AC पावर सोर्स का यूज किया जाता है पैनल को ऑपरेट करने के लिए। पांचवा जो है बैकअप पावर सप्लाई होता है। प्राइमरी पावर सप्लाई फेल हो जाने पे, यानी कि जब पावर फेलियर होने पे कहीं पे बैकअप पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है ताकि किसी इमरजेंसी कंडीशन में जब आप पावर सप्लाई कट करते हैं या कहीं से पावर सप्लाई कट होती है तो आपका पैनल फिर भी चालू रहे, तो इसके लिए आपको बैकअप पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए पैनल में 6 से 12 वोल्ट की बैटरीज लगी होती हैं ताकि पावर फेलियर के टाइम पे ये कंटिन्यूअस रन करता रहे। अभी हमने देखा कि कंट्रोल पैनल को जब कहीं से सिग्नल मिलता है इनिशिएटिंग डिवाइसेस से, तो वो नोटिफिकेशन डिवाइसेस को एक्टिवेट कर देता है, लोगों को वार्न करता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पैनल्स में, जैसे कि जो हमारे प्रेशराइजेशन फैंस होते हैं या वेंटिलेशन फैंस होते हैं, इन्हें ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर देते हैं। जिस भी लोकेशन से इंडिकेशन आता है जो एमसीपी एक्टिवेट हुई है या कोई डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, तो वहाँ से जब लोकेशन आता है तो उस एरिया का प्रेशराइजेशन फैन जो हमारे स्टेयर केस में लगी होती हैं उन्हें चालू किया जाता है, पैनल ही सिग्नल भेजता है उसके लिए। और जो वेंटिलेशन फैंस होते हैं, उस एरिया में अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वेंटिलेशन फैन होते हैं, तो उन्हें ऑपरेट किया जाता है हमारे पैनल के थ्रू। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर्स, जहाँ पे एसीएस सिस्टम होता है, कार्ड सिस्टम होता है, जो बिना कार्ड के आप किसी डोर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे फायर अलार्म की कंडीशन में जो डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। आपको किसी भी तरीके की कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा एक्सेस कर सकते हैं दरवाजे के थ्रू। बहुत सी जगहों पे फायर सेपरेशन सिस्टम्स भी इससे इंटीग्रेटेड रहते हैं, ताकि कहीं पे अलार्म आने पे तुरंत ही फायर सेपरेशन सिस्टम को सिग्नल जाता है और तुरंत फायर सेपरेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो हमने पीछे देखा कि एक्टिवेटिंग नोटिफिकेशन अप्लाइंसेज जैसे हूटर्स हैं हमारे या फिर फ्लैशर लाइट्स हैं, इनको एक्टिवेट करना तो काम है ये इसका। और जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स को शट डाउन करना जरूरी होता है किसी भी फायर की कंडीशन में, तो वो इक्विपमेंट भी शट डाउन हो सकते हैं इस पैनल के सिग्नल से। रिकॉलिंग एलिवेटर्स टू सेफ एग्जिट डोर, जो मैंने लिफ्ट होमिंग बताया था वो सेम प्रोसीजर है कि कोई एलिवेटर चल रहा है, कोई इमरजेंसी हुई है, तो क्या होता है एलिवेटर एक सेफ फ्लोर पे आके रुक जाता है, उसके दरवाजे खुल जाते हैं ताकि आप वहां से इवैक्यूएट कर सकें आसानी से। और जो नेक्स्ट है वो एक्टिवेटिंग अनदर फायर पैनल आर कम्युनिकेटर। आपने रिपीटर पैनल के बारे में सुना होगा या फिर एनुशिएटर के बारे में सुना होगा। तो ये क्या होता है कि जब कोई हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस प्लांट होता है या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस प्लांट है, तो उसमें छोटे छोटे प्रोसेस कंट्रोल रूम्स होते हैं। तो जब आप उस बिल्डिंग के फायर अलार्म और उस प्लांट का फायर अलार्म पूरा जो भी एमसीपी है, डिटेक्टर्स है, जितने भी डिवाइसेस हैं इनिशिएटिंग, उनको आप क्या करेंगे, मेन फायर जो पैनल है वो उस प्रोसेस कंट्रोल रूम में लगा दिया जाता है और सारा सिग्नल उस मेन पैनल पे आता है। लेकिन उस पैनल के अलावा भी एक हमारा मेन फायर कंट्रोल रूम होता है। तो मेन फायर कंट्रोल रूम में जो पैनल लगा होता है उसे रिपीटर पैनल बोलते हैं। मतलब कि जो मेन पैनल है वो प्रोसेस कंट्रोल रूम की मेन बिल्डिंग में होगा, और उस बिल्डिंग से जब कोई सिग्नल आएगा या फिर उस कोई प्रोसेस यूनिट से सिग्नल आएगा तो वो सीधा मेन पैनल पे आएगा। और मेन पैनल के साथ साथ वो मेन फायर कंट्रोल रूम में जो रिपीटर पैनल रखा हुआ है उस पर भी ये सेम अलार्म आता है, जिससे जो फायर पर्सनल्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये होता है रिपीटर पैनल। जैसे हमने पीछे देखा फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अभी एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि बीच में हमारा दिख रहा है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। इसमें जो हमें नोटिफिकेशन आ रही हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, वो या तो वाटर फ्लो स्विच के द्वारा आएगा। अगर मान लीजिए आपका जो स्प्रिंकलर है उसका बल्ब टूट गया है हीट सेंस की वजह से या किसी भी तरीके से, तो जो पाइप में वाटर फ्लो होगा उस स्प्रिंकलर लाइन पे हम वाटर फ्लो स्विच लगा के रखते हैं, जो आप ऊपर में देख रहे हैं लेफ्ट में। तो जब वाटर फ्लो होता है तो ये सिग्नल भेजता है कंट्रोल पैनल को, तो वहाँ पे कंट्रोल पैनल पे इंडिकेशन आता है कि इस जगह का जो वाटर फ्लो है वो वहाँ से अलार्म इनिशिएट हुआ है और स्प्रिंकलर एक्टिवेट हुआ है। दूसरा जो होता है वो एमसीपी के थ्रू हम सिग्नल भेज सकते हैं कंट्रोल पैनल को मैनुअली। तो एमसीपी कई तरीके की आती हैं, यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट कई तरीके के होते हैं। ग्लास ब्रेक होता है, पुल टाइप होता है, पुश टाइप होता है, तो इसके थ्रू आप सिग्नल भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्मोक, हीट, फ्लेम डिटेक्टर्स हैं, इनके थ्रू भी पैनल पे इंडिकेशन आता है। जो पैनल पे इंडिकेशन आता है इसके बाद क्या होता है कि पैनल जो हमारे नोटिफिकेशन डिवाइस है, जैसे एलईडी फ्लैशर्स हैं या फिर अलार्म है, हूटर्स हैं, इन सबको एक्टिवेट कर देता है। और कहीं कहीं पे वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी इससे इंटीग्रेटेड रहता है। इससे क्या होता है कि ये सिग्नल भेजता है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये जो हमारे कूलिंग सिस्टम होते हैं इनमें यूज किया जाता है इसका। इसके साथ ही मैंने आपको पीछे बताया कि डोर रिलीज सिस्टम को भी ये फ्री कर देता है, यानी कि जहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अलार्म की कंडीशन में ये दरवाजे फ्री हो जाते हैं, किसी भी कार्ड और फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो है वो रिस्पॉन्स इंडिकेटर होता है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर का मतलब कि बहुत सारे ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं कि आपको बिल्डिंग के अंदर फॉल सीलिंग के अंदर लगाने पड़ते हैं या फॉल फ्लोर के अंदर लगाने पड़ते हैं, जो आपको नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते, वो फॉल सीलिंग में या फॉल फ्लोर में छिप जाते हैं। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्स इंडिकेटर लगाया जाता है जो आपको आंखों से दिखाई देता है। तो उससे ये पता चलता है कि इस जगह का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। मतलब कि मान लीजिए फॉल सीलिंग के अंदर कोई डिटेक्टर है तो वो आपको दिखेगा नहीं अगर एक्टिवेट होगा तो, लेकिन उसके साथ हम एक आरआई इंडिकेट कर देते हैं, आरआई रिस्पॉन्स इंडिकेटर को जोड़ देते हैं, जिससे हमें दिखाई देता है कि इस जगह का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। अब देखेंगे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं।
तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल FSCP, फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट FSU, या फिर सिंपली इसको बोलें तो फायर अलार्म पैनल, जो हमारा फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम होता है, इसका सेंट्रल हब होता है, कंट्रोलिंग कंपोनेंट होता है, एक ब्रेन की तरह काम करता है ये हमारे फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम के। जो फायर पैनल होता है ये फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम के ब्रेन की तरह काम करता है। जो भी हमारे इनिशिएटिंग डिवाइसेज हैं उनको ये कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है और मैनेज करता रहता है। जब भी कोई इनिशिएशन डिवाइस एक्टिवेट होता है और वो सिग्नल कंट्रोल पैनल को भेजता है तो कंट्रोल पैनल जो है वो नोटिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट कर देता है जिससे लोगों को पता चल सके। फायर अलार्म पैनल में एक छोटा सा डिस्प्ले भी होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या इशू हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, क्या डिटेक्ट हुआ है, क्या एक्चुअली एक्टिवेट हुआ है, MCP है या फिर डिटेक्टर है, लोकेशन क्या है उसकी, ये सब आप मैनुअली देख सकते हैं उसमें। फायर अलार्म पैनल कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली फायर अलार्म पैनल दो तरह के होते हैं, कन्वेक्शनल फायर अलार्म पैनल और एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे हाईटेक सिस्टम्स आने लगे हैं, मतलब कि जो वायरलेस होते हैं। तो हम इस वीडियो में कन्वेक्शनल और एड्रेसेबल के बारे में बात करेंगे। कन्वेक्शनल फायर अलार्म पैनल। कन्वेक्शनल पैनल ज़्यादातर छोटे बिल्डिंग, घरों में और इंडिविजुअल ऑफिस और जो रिटेल शॉप्स होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। कन्वेक्शनल फायर अलार्म पैनल में बिल्डिंग को जोन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसमें जो हमारी केबल होगी, जो सर्किट्स होंगे, इसमें मल्टीपल इनिशिएटिंग डिवाइसेस लगे हो सकते हैं जैसे डिटेक्टर्स और कॉल पॉइंट। कन्वेक्शनल फायर अलार्म पैनल का जो मेन ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ये किसी भी डिटेक्टर या MCP की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाता, ये जोन दिखाता है। जैसे आपने 3 फ्लोर की बिल्डिंग को अगर जोन में डिवाइड कर दिया, 3 जोन में डिवाइड कर दिया, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, तो अगर मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे आपका कोई MCP ब्रेक हुआ है कोई, या फिर कोई स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, तो ये आपको जोन 2 लिख के आएगा। अब आपको पूरे जोन में जाके ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सा डिटेक्टर या फिर कौन सी MCP एक्टिवेट हुई है, तो ये आपको वहां पे जाके देखना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इसका मेजर ड्रॉबैक है। फायर की कंडीशन में एक सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें कहीं जोन में पूरा एक जोन ढूंढना पड़ता है किसी एक डिवाइस को ढूंढने के लिए, एक लोकेशन देखने के लिए, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं कन्वेक्शनल फायर अलार्म पैनल के। दूसरा हम देखेंगे एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल के बारे में। एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल का यूज बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में किया जाता है और इसके साथ ही छोटे छोटे साइट्स पे भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसा कि एड्रेसेबल के नाम में ही एड्रेस है, तो इससे पता चलता है कि जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं, कॉल पॉइंट्स होते हैं या फिर जितने भी साउंडर्स, बीकन्स होते हैं, ये डायरेक्टली कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होते हैं। और कहीं पे भी जब कोई इनिशिएटिंग डिवाइस एक्टिवेट होता है और वो सिग्नल भेजता है कंट्रोल पैनल को, तो जो पैनल को ऑपरेट करने वाला है वो वहाँ पे पूरी तरीके से देख सकता है कि एक्चुअल में कौन सी डिवाइस एक्टिवेट हुआ है और कौन से लोकेशन पे एक्टिवेट हुआ है। ये सारा डिटेल आप पैनल पे देख सकते हैं। तो ये फायदा होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल का कि आप एक्चुअल में उस डिवाइस की लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। सेकंड फ्लोर पे एक्टिवेट हुआ है तो कौन से ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, या फिर कोई आपका जो लैंडमार्क एरिया होगा उसका आप उसमें जो भी आप फीड करके रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लोकेशन आप पता कर सकते हैं कि ये डिवाइस कहाँ पे है और कौन सी डिवाइस एक्टिवेट हुई है। अब दोनों में अंतर क्या है, कन्वेक्शनल पैनल में और एड्रेसेबल पैनल में अंतर क्या है? तो जो हमारा एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है ये इंडिविजुअल डिटेक्टर्स और MCP की लोकेशन आपको बताता है कि ये इस लोकेशन की MCP या इस लोकेशन का डिटेक्टर, इस नंबर का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। और जो हमारा कन्वेक्शनल सिस्टम होता है ये सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक जोन के बारे में बताता है, इस जोन में डिवाइस एक्टिवेट हुई है और फिर आपको वहां पे जाके ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअल में उस जोन में कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है इसमें। अब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो है वो है डिटेक्टर। तो कोई एक ऐसा डिवाइस जिसमें सेंसर होता है और वो स्मोक, हीट या फ्लेम को डिटेक्ट करके कंट्रोल पैनल को इंडिकेशन भेजता है तो उसे हम डिटेक्टर बोलते हैं। डिटेक्शन सिस्टम पे एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि डिटेक्टर्स होते कौन कौन से हैं, कैसे वो काम करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो। नेक्स्ट जो है वो हमारा फॉल्स अलार्म।
तो पैनल पे जब कोई फायर का अलार्म आता है और वो फॉल्स होता है, मतलब एक्चुअल में कोई फायर नहीं होती है, कहीं पे स्मोक हीट या फ्लेम कोई डिटेक्ट नहीं होता है, बट पैनल पे फिर भी फायर अलार्म आता है, तो उसे हम फॉल्स अलार्म बोलते हैं। ये कई तरीके से आ सकता है, किसी कहीं पे डस्ट उड़ने के कारण हो सकता है, या फिर किसी बहुत से टाइम पे क्या होता है कि डिटेक्टर्स में कुछ घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, इसकी वजह से ऑपरेट हो जाता है या फिर फॉल्स अलार्म भेजता है वो। नेक्स्ट है फायर अलार्म सिग्नल। फायर अलार्म पैनल को जब किसी इनिशिएटिंग डिवाइस से सिग्नल मिलता है, जैसे कि कोई फायर डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, वाटर फ्लो स्विच एक्टिवेट हुआ है, या फिर मैनुअल कॉल पॉइंट या पुलिस स्टेशन एक्टिवेट हुआ है और वहां से कोई सिग्नल आया है, तो उसे हम फायर अलार्म सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रबल सिग्नल। ट्रबल सिग्नल को हम फॉल्ट या डिफेक्ट भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमारे फायर अलार्म सिस्टम के सर्किट में किसी फॉल्ट के कारण आते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेज्ड, जिसे हम ACK भी बोलते हैं, या फिर पैनल पे ज़्यादातर ACK करके इंडिकेट होता है, ये जो बटन होता है। इससे क्या होता है, जब आपके पैनल पे कोई अलार्म आता है, कोई ट्रबल आता है या फिर कोई सुपरवाइजर ही आता है, तो आप एक्नॉलेज दबा के आप ये इंश्योर करते हैं पैनल को कि जो भी अब नॉर्मल सिचुएशन है आपने इसे देख लिया है और आप कंफर्म कर रहे हैं। पैनल पे एक बटन होता है सिग्नल साइलेंस का, तो इसका मतलब होता है कि जो अलार्म एक्टिवेट हुआ है पैनल पे, जब हूटर बज रहा है, उसे आप साइलेंट कर सकते हैं, ऑडिबल साइलेंस कर सकते हैं। एक बटन होता है लैम्प टेस्ट का, तो इसका मतलब होता है कि जो जितने भी हमारे पैनल पे LED इंडिकेटर्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि ये एक्चुअली वर्किंग है कि नहीं, काम तो कर रहे हैं, कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं। तो जब आप लैम्प टेस्ट का बटन दबाते हैं तो जितने भी LED इंडिकेटर्स हैं वो सारे एक साथ जलते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि सारे हमारे इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री अलार्म। तो प्री अलार्म में क्या होता है, जब आपके यहाँ पे फॉल्स अलार्म आने की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा लार्ज बिल्डिंग है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको प्री अलार्म में आप नहीं चाहते कि आपके जो बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट हैं वो परेशान हो, कोई फॉल्स अलार्म हो और आपका जो ऑडिबल सिस्टम है, जो नोटिफिकेशन सिस्टम वो एक्टिवेट हो, तो इसके लिए प्री अलार्म सेट किया जाता है। प्री अलार्म में क्या होता है, आपके पैनल पे एक इंडिकेशन आता है। पैनल पे इंडिकेशन आने के बाद ये आपको इन्फॉर्म करेगा, जो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर है उन्हें इन्फॉर्म करेगा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगी, कोई हूटर एक्टिवेट नहीं होगा, कोई फ्लैशर एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जाके और चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो अलार्म आया है वो रियल है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो आप प्री अलार्म को रीसेट कर देंगे, तो जो फायर अलार्म सिग्नल है वो नहीं आएगा और आपके बिल्डिंग के जितने भी नोटिफिकेशन डिवाइसेस हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। मतलब कि जो हमारा फायर अलार्म सिग्नल है उससे पहले एक सिग्नल आता है, उसे हम प्री अलार्म सिग्नल बोलते हैं। प्री अलार्म सिग्नल के कुछ टाइम बाद फायर अलार्म सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम रीसेट। तो जब पैनल पे कोई अलार्म आता है, कोई इंडिकेशन आता है या फिर कोई ट्रबल आता है, तो उसके बाद आपको सिस्टम को रीसेट करना पड़ता है। तो सिस्टम रीसेट करने से क्या होता है, आपका जो पैनल है वो नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो डिवाइस एक्टिवेट हुआ था वो रीसेट हुआ कि नहीं। अगर MCP है तो ग्लास ब्रेक टाइप है तो ग्लास चेंज हुआ कि नहीं, पुल टाइप है तो उसे रीसेट किया गया कि नहीं, या फिर जो डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का आसपास का एरिया है वो नॉर्मल हुआ कि नहीं। तो जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, जो डिवाइस एक्टिवेट हुए हैं, तो उसके बाद ही आपका सिस्टम रीसेट होगा, नहीं तो सिस्टम रीसेट आप नहीं कर सकते, बार बार वो अलार्म इंडिकेट होता रहेगा। मैनुअल कॉल पॉइंट एक मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिससे आप ऑपरेट करके और पैनल को सिग्नल भेज सकते हैं। अगर आपने कहीं पे फायर ऑब्जर्व की है, स्मोक ऑब्जर्व किया है या कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व किया है अब नॉर्मल, तो आप मैनुअली सिग्नल पैनल को भेज सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया आपको, कई तरीके के होते हैं, ग्लास ब्रेक टाइप होता है, पुल टाइप होता है, पुश टाइप होता है। नेक्स्ट होता है पावर सप्लाई। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पैनल को ऑपरेट करने के लिए और जो इनिशिएटिंग डिवाइसेस हैं, जो हमारे डिटेक्टर्स और MCP हैं, इन सबको ऑपरेट करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पावर सप्लाई में हमने देखा कि एक हमारा प्राइमरी सोर्स होता है और एक बैकअप सोर्स होता है। कहीं पर पावर फॉल्ट होने पर बैटरी से ऑपरेट होता है हमारा पैनल। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड प्रीमाइसेस। तो ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है वो प्रोटेक्टेड प्रीमाइसेस बोला जाता है। रिपीटर पैनल है नेक्स्ट। तो रिपीटर पैनल के बारे में एक बार फिर बता देता हूँ। जब कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी और उसमें कई सारे कंट्रोल रूम्स हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो जो यूनिट है, जो प्लांट है और जो बिल्डिंग के हमारे जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं फायर के, उन सब को हम उसका मेन पैनल हम बना देते हैं उसी कंट्रोल रूम में, और उस मेन फायर पैनल को फायर कंट्रोल रूम में एक रिपीटर पैनल लगा के दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब भी यूनिट में या फिर बिल्डिंग में कोई डिवाइस एक्टिवेट होगी तो सबसे पहले अलार्म आएगा आपके मेन पैनल पे, जो कि रखा है यूनिट के प्रोसेस कंट्रोल रूम में। उसके बाद आपका जो मेन फायर कंट्रोल रूम में रिपीटर पैनल है वो भी आपका
कनेक्टेड है पैनल से, तो आपके भी पास भी सेम सिग्नल आएगा ताकि आप उस जगह के लिए रिस्पॉन्ड कर सकें। रिपीटर पैनल यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो पैसिव पे क्या होता है, आपको सिर्फ सिग्नल मिलता है, आप किसी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते हैं मेन फायर पैनल से रिलेटेड। और जो हमारा एक्टिव टाइप होता है, इसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं, इससे आप जब उन कंट्रोल से मेन पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है, जो मेन प्रोसेस कंट्रोल रूम में लगा है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा एक्टिव रिपीटर पैनल होता है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स के बारे में बता चुका हूँ कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते, फॉल्स फ्लोर या फॉल्स सीलिंग के नीचे वो छुप जाते हैं, तो फिर हम उस फॉल्स फ्लोर या फॉल्स सीलिंग पे एक RI लगाते हैं, रिस्पॉन्स इंडिकेटर लगाते हैं, ताकि अगर किसी कंडीशन में वो डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसकी जगह पे जो RI है उसमें लाइट इंडिकेट होगी, तो हम समझ जाएंगे कि इस जगह का डिटेक्टर या इस जगह का डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। एक और होता है हमारे पैनल में, वो होता है VEvent लॉग। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पैनल पे सिग्नल आया हुआ है उसे हम डिटेल में देख सकते हैं। तो ये था हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल पे वीडियो। डिटेक्शन सिस्टम के बारे में लोग बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि एक लूप में या फिर एक जोन में कितने डिटेक्टर या कितने MCP लगा सकते हैं, पैनल सिलेक्शन के बारे में लोग बात करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में। और मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने वाले हो, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इन सब की ज़रूरत जो फायर अलार्म टेक्नीशियंस हैं, डिजाइनर्स हैं या फिर जो कमीशनिंग टीम है उनको पड़ती है। आपको एज ए फायर प्रोफेशनल इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो गलत चीज़ नहीं है, आप जानकारी ले सकते हैं, बट एज ए फायर प्रोफेशनल आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो टेक्निकल टीम होती है, जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, उनकी काम की चीज़ें हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। फायर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ और वीडियोज आने वाली हैं आगे, जैसे कि डिटेक्टर सिलेक्शन एंड प्लेसिंग का क्या तरीका होता है, किस तरीके से करते हैं, कन्वेक्शनल और एड्रेसेबल पैनल का कंपेरिजन, इसमें बेस्ट कौन है, इनमें अंतर क्या होता है, कहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए, इसके बारे में, और गैस डिटेक्टर पर भी एक वीडियो आनी है अभी। तो ये सारी वीडियो आने वाली टाइम पे आएंगी चैनल पे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फायर अलार्म एंड कंट्रोल पैनल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके का होता है, फायर पैनल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में पता चल गया होगा। आगे कुछ और वीडियो जाएंगी फायर डिटेक्शन से रिलेटेड, और जो मेरा फायर डिटेक्शन सिस्टम पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं जाके आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।